पास एक आता है फैक्ट। जब लास्ट क्लास में आपने देखा बड़े आराम से, आप सबको शायद ये याद भी हो गया होगा कि अगर मैं स्नो के ऊपर सॉल्ट गिराती हूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। -2 डिग्री पे अगर टेम्परेचर है तो स्नो तो है, सड़कों पे तो स्नो जमी हुई है, उस पे मैंने थोड़ा नमक डाल दिया तो वाटर का काफी सारा डाल दिया, थोड़ा नहीं, मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं, मैंने काफी सारा नमक डाल दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट शायद -2 -3 तक पहुंच जाए, -2.1 तक भी पहुंच जाए तो बर्फ मेल्ट हो जाएगी और मेरे को सड़कें साफ करना आसान होगा। लेकिन अगर वही स्नो -30 डिग्री वाली जगह पे है, कनाडा जैसी जगह पे अगर मैं पहुंचूं, -20 -30 आमतौर पे है, -30 डिग्री अगर है, आप नमक की बोरियां डाल दो, नथिंग हैपेंस, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, -2 से -30 नहीं। तो कहने की बात है, ये ऑब्वियस सा था, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में आता, आप शायद इतना कॉन्फिडेंटली ना पकड़ पाते, नॉन न्यूमेरिकल होने के बावजूद भी, कि ये तो डिप्रेस तो करता ही है। भाई डिप्रेस करने की, किसको डिप्रेस करता है? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को। 0 डिग्री से -30, मजाक है क्या? इतना नहीं। आपको पता है डिप्रेशन डेसिमल्स में हो रहा है, आपको ये भी पता है एलिवेशन भी डेसिमल्स में हो रहा है, बहुत छोटा डिप्रेशन हो रहा है, फिर भी आप बहुत ज्यादा सोल्यूट डालते जाओगे तो इतना तो एटलीस्ट कभी नहीं होगा। तो ये एक लॉजिकल बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जितनी भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, क्योंकि अब आपने देखा डीपीपी 5 में मेरे पास आए ऐसे 6 जो भी थी, मेरे पास डाउट्स आज थोड़ी देर पहले ही आए, एक दो बच्चे मेरे को, मैं जब रिसेप्शन पे बैठी थी तभी पूछ लिया, तो मुझे लगा मैं ये भी डाल दूं। जब कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम ही ले लो, कोई फर्क नहीं है सॉल्यूशन के मास में और सॉल्वेंट के वॉल्यूम में, वाटर ही है सारा, नाम मात्र चुटकी भर आपको सोल्यूट डाला है, तो डिनोमिनेटर में ही तो फर्क होता है दोनों के, एक में आता है सॉल्वेंट का मास कितना, एक में आता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना। डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर तो सेम ही है, मतलब आप 1000 ग्राम के अंदर एक या 2 ग्राम सोल्यूट डाल भी रहे हो तो वो 1000 ग्राम वाटर 1000 ग्राम सोल्यूशन बराबर ही है, जरा सा सोल्यूट डाला है। तो जब आपकी सॉल्यूशंस आर ओनली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो आप मोलैलिटी मोलैरिटी आराम से कीजिएगा सेम। आपके डाउट्स में कई क्वेश्चन इस तरह के हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा, दे मोलैलिटी रखी है, अंडरस्टूड है, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है, आज आपको समझ आ जाएगा। अब तक तो मैं नहीं कॉन्फिडेंटली बोल पाई, आज बोलूंगी थोड़ी और देर बाद। इसके बाद अगर NaCl आप वाटर में डालते हो, आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, लेकिन मीथेनॉल डालने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। कोई लॉजिक बता सकता है इसके पीछे? मैंने ये भी तो सोल्यूट डाला, ये भी तो सोल्यूट डाला, एक सोल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, दूसरा डालने पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों नहीं हुआ? नहीं, और कुछ ठीक है। यस, मैं एग्जैक्ट आंसर पे जाना चाहूंगी, राइट एट द राइट प्लेस। ये वॉलेटाइल है, चीज है जो हम इतने टफ न्यूमेरिकल्स करते करते भूल जाते हैं। ओ भाई, ये लगना कब होता है? जब सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो। मीथेनॉल इज नॉट नॉन वॉलेटाइल, इट इज वॉलेटाइल। तो जरूरी नहीं है फिर वो बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करे, क्या करे वो अलग इशू है। तो मैंने इसीलिए आपको जल्दी आंसर किसी से मिल गया तो बोल दिया, कि कहीं आप इस बात पे ना बह जाओ, ये बताने के चक्कर में ना लग जाओ कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो आप मेरे को डेविएशन वगैरह जगह उलझा दोगे, गलत। जो भी डेविएशन को रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जोड़ रहा है वो काफी मेजर कंफ्यूज हो जाएगा। डू नॉट, मैंने इसलिए क्लासेस भी अलग अलग रखी इसकी, मत जोड़िए, दोनों को नहीं जोड़ सकते आप। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ के आए, ये सिर्फ एक कंडीशन में है, जब सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। काहे का डेविएशन? डेविएशन तो तब होगा ना जब दो चीजें दोनों वॉलेटाइल हो, एक्सपेक्टेड से आपका वो सब अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि डेविएशन यहां ला ही नहीं सकते थे, बड़ा टेढ़ा रास्ता है, कंफ्यूज हो गए। डोंट डोंट डू दिस, डोंट गो देयर। तो बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ रिलेटिव लोअरिंग को डेविएशन से पैरेलल लेने की चल रहे हैं, अभी जल्दी है, मत करिएगा, बहुत क्लीन अलग चीजें हैं दोनों। अब इसके बाद एक और चीज मुझे दिखी, वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन जेई एडवांस के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है।
डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी ये क्या है? एलिवेशन एंड डिप्रेशन अगेन। ये दोनों के दोनों ऊपर जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की वो सारी एनसीईआरटी बेसिक से उठाई है, तो ये थोड़ा अलग है। दोनों के दोनों मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपको पता ही है। आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, इनमें से क्या है वहां पर, केएफ और मोलालिटी। और मोलालिटी में आपको पता ही है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सोल्यूट आता है। मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है यार, सोल्यूट क्यों लिखा हुआ है? गलत नहीं, ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आता है ना ऊपर, राइट। मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आती है, तो मोलर मास तो नीचे ही आएगा। यानी कि जितना भी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने सिर्फ ये दो चूज कर ली। आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन देके छोड़ा था आपको, क्यों हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रॉपर्टी को ज्यादा यूज करते हैं मोलर मासेस के लिए? तब मैंने लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स कह दिए थे कि हार्मोन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या प्रोटीन्स, कुछ भी ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर कोई चीज टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है तो तुम्हारी पहली चॉइस क्या होगी? कौन से ऑस्मोटिक कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चूज करो? ऑस्मोटिक। तब भी क्यों, वो आप समझिएगा। क्योंकि हमें पता है जो मर्जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाओ वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई भी, चाहे ऑस्मोटिक भी लाती, मैं पहले इन दोनों की प्रॉब्लम समझ लूं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जितने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, खासकर बड़े प्रोटीन्स, हार्मोन्स, पॉलीमर्स, जो मैं लास्ट क्लास में बात कर रही थी, इन कॉन्टिन्यूएशन टू दैट, बड़े मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट बहुत ज्यादा होगा। आप अब न्यूमेरिकल्स करके डीपीपी के देख चुके हैं, एलिवेशन होता ही डेसिमल्स में है। ऊपर से तुम मोलर मास भी ज्यादा ले लो और कम होगा। जितना मोलर मास बढ़ता जाएगा उतना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज कम होगा, उतनी ही एरर के चांस ज्यादा नापने में। छोटे चेंज को नापना मुश्किल होता है, पूरे पूरे चांस से आपके पास एरर आएगी मॉलिक्यूलर मास निकालते हुए। तो इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीज वेपर प्रेशर, वहां पर भी ये इशू आएगा सेम। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, खास करके ये दोनों, इनमें क्लैरिटी से ये देखा गया, इतनी छोटी वैल्यू होती है। रिलेटिव लोअरिंग में भी शायद इतनी छोटी नहीं आती, ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि आपने भारी मॉलिक्यूल साथ ये करना शुरू कर दिया, और छोटी होगी, और छोटी में गलती के चांस बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हमेशा देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, खास करके बड़े मॉलिक्यूल्स। अब मेरे को पॉलीइथीन का एक कोई मॉलिक्यूल देके कहे, पॉली पॉली मतलब पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब हजारों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए हुए, वो तो लाइफ रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से जाना पसंद करूंगी। रीजन आपके सामने है, इनसे जाके बहुत बड़ा एरर में लेके आऊंगी। लास्ट, डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी इज गुड। लास्ट क्या, उसी के कंटिन्यूएशन में, ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब अच्छी है जब सोल्यूट का मोलर मास जितना कम हो सके हो, ताकि एरर के चांस कम हो। तो ये कुछ लॉजिकल क्लैरिटी। बाकी की लॉजिकल क्लैरिटी आप जब डीपीपी करेंगे, बहुत अच्छी डीपीपी बनी हुई है, हर तरह का एक ही क्वेश्चन डाला मैंने, डर के दो नहीं डाले कि डीपीपी बड़ी हो जाएगी बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो जो डीपीपी पहले जा चुकी है आप लोगों के पास पिछली क्लास में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब इतना मेरे लिए इनफ था पिछली क्लास को कंक्लूड करना, रैप अप करने में। आज के नए टॉपिक पे आऊं, उस पे शुरू होते हैं। अब तक आप ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? पढ़ चुके हैं। इन चारों से आपका मकसद तो एक ही है, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से आप लोग डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर भी कर रहे हैं, मतलब पीने लायक पानी बना रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोग स्नो को क्लियर कर रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूज आपके पास है भाई, अननोन सोल्यूट्स को ढूंढना, उनके मोलर मासेस को निकालना। तो अब हम सोचते हैं कि इतना सारा हमने पढ़ लिया, लेट्स चेक इन लैब। एक ऐसा सोल्यूट मैंने लिया जिसका मोलर मास मुझे थ्योरेटिकली पहले ही पता है, नथिंग न्यू टू अस, इट इज नोन टू अस, जैसे कि एसिटिक एसिड। मैंने उठाया एसिटिक एसिड या केसीएल, कोई भी ले लेते हैं। तो पहला केस आपको मैंने लास्ट क्लास में स्लैग करके भेजा था कि ऐसे कोई केस मैंने अभी तक लिए ही नहीं। लास्ट क्लास में बताया था कि सारा मैं अभी ना यूरिया और ग्लूकोज और सुक्रोज के चारों तरफ ही घूम रही हूँ, हेप्टेन ऑक्टेन के चारों तरफ ही। हमने यूजुअल सॉल्ट जो रोजमर्रा में यूज कर रहे हैं अभी तक उस पर आए नहीं थे, आ जाते हैं।
अब मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं यहां से एक एक चीज नोट होगी, क्योंकि ये वेरी बैडली हैंडल्ड इन एवरी बुक, हो ही नहीं सकता ये बुक्स में प्रॉपरली हैंडल, इसकी थ्योरी हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ ऑडियंस और टीचर के बीच के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। टॉपिक कितने पोथे में दे लू, यूजलेस है। तो अगर अब सारा थियोरेटिकल है आज, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी मोर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स डीपीपी में है, एक आधा कोई करना होगा, टाइम बचेगा उस हिसाब से करेंगे। बाकी आज के टेस्ट में मैं आपको चेक कर लूंगी। केसीएल एक सोल्यूट लेके आई मैं, मेरे को ऑन पेपर पहले ही पता है पोटेशियम का मास कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, बता रखा है मेरे को। थ्योरेटिकल मास उसका पता है 74.5। मैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आंसर को चेक करने का इरादा रखे हुए हूँ। लेट्स चेक, किसको ग्राफ व्राफ तो हमने तक वेरीफाई ही नहीं किए। लेट्स चेक। तो हमने क्या किया, केसीएल जरा सा लिया, उसको वाटर में डाला, डिसॉल्व जब हुआ सॉल्यूशन बन गई। प्योर वाटर का मेरे पास वेपर प्रेशर था, राइट। उसके बाद वाटर डालने के बाद सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना हुआ मैंने बैरोमीटर में नोट कर लिया। लोअरिंग आ गई मेरे पास, रिलेटिव लोअरिंग भी आ गई। मोल फ्रैक्शन जो मेरे पास आता है, मुझे पता है मैंने कितना केसीएल डाला, तो उतना ग्राम भी है मेरे पास। उस फॉर्मूले को जिस पर डीपीपी भरी पड़ी है आपकी, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केसीएल ऊपर लिखूंगी, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिखूंगी। तो केसीएल कितना यूज किया है, जी तो मेरे हाथ में है। सपोज मैंने केसीएल यूज किया 10 ग्राम, मैंने पुट कर दिया, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पुट कर दिए। और जब मैं इसका मोलर मास निकाल के लाती हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मोलर मास तो 74.5 आना ही है, बस हरी झंडी देनी है मैंने इसको। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया मोलर मास। चेरी कुछ अलग था ना रिकॉर्डेड लेक्चर से इससे पहले का, ये जो है ये लास्ट ईयर के लेक्चर में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि चाहे रिकॉर्डेड देख लिया, लेकिन हर साल आपको कुछ लेटेस्ट चीजें मिलती है जिस हिसाब से हम मैनेज कर पाते हैं जी। और एक्सपेक्टेड जो मेरा था वो अब थोड़ी देर वही चलेगा टिपिकल, तुम जाके पीछे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हो कर लो। तो अब मेरे को ये पता चल गया, मैं तो 74.5 सोच बैठ रही थी, और निकल के कितना आया 37.25, एग्जैक्ट हाफ। बड़ी अजीब सी बेवकूफी हुई, एग्जैक्ट हाफ निकल के आया मेरे पास। कह सकती हूँ मैं ये एग्जैक्ट हाफ निकल के आया, ओके। अब अकेले एक में हाफ आया तो कोई बात नहीं, एक आधे में मेरे से गड़बड़ हो रही होगी, मैं दूसरा सॉल्ट लेकर आई, कैल्शियम क्लोराइड। मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, उसके साथ भी सेम काम किया। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आना चाहिए था, 111। बट अगेन बड़ी अजीब सी चीज हुई, मोलर मास आया 37, एक तिहाई। मतलब मोलर मास गलत नहीं आ रहे, बड़ी अजीबोगरीब गलती हो रही है। गलत होता चलो जी, 74 की जगह 62 आ गया, 82 आ गया, 30 आ गया, नहीं, एग्जैक्टली आधा, एग्जैक्टली 1/3। कुछ बड़ी सिस्टमैटिक एरर हो रही है। तो मैं इससे फॉर्मूला को गलत नहीं कह सकती, कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो गई है मुझसे। तो इन दोनों केसेस में कॉमन क्या था, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स थे, दोनों के अंदर क्या हो रहा था, टूट फूट, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन हो रही थी, ध्यान यही रखना बच्चों, आज की क्लास थियोरेटिकली है। अब अगर इसके अंदर डिसोसिएशन हो रही थी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विदित कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सुनते ही पहली लाइन क्या आती है दिमाग में, सॉरी नहीं, वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुनते ही पहली चीज क्या, रुको रुको प्रभु, क्या आती है दिमाग में, डिफाइन करना वो होती क्या है। किसी छोटे बच्चे को क्या बताओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन सिंपल टर्म्स, नॉर्मल भाषा में, मुझे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जस्ट करंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी नहीं याद, लास्ट 2 क्लासेस लगाई हैं, ऑनलाइन की ऑफलाइन, ऑफलाइन लगाई है ना, कॉपी खोलो जरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने। मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों बच्चों को नहीं आता होगा, तुम ही दोनों को क्यों पूछ रही हो,
भाई अगर क्लास रेगुलर आप लोग लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी इतनी बेसिक चीज नहीं दे पा रहे, मतलब रिटेंशन इज वेरी पुअर। इसका मतलब घर जाके नोट्स दोबारा नहीं बनाते। प्रिया, क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? यस, अगर विदित और जसकरण डेमोक्रेटिक वर्ड भी बोल देते ना तो भी समझ आता। मैं ये इतने सारे वर्ड्स अपनी क्लास लंबी करने के लिए नहीं लाती, रिटेंशन के लिए लाती हूँ कि बच्चों को कुछ तो याद रह जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, लाइक डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, जो सिर्फ एक बात पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स की जगह और आसान शब्द इस्तेमाल करती हूँ, पार्टिकल्स। कितने गिनती है बस। और मैंने तब भी कहा था, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एज, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक ही विनर होता है जिसके पास नंबर ज्यादा है। सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ एक बात पे डिपेंड करती है, किसके पास नंबर ज्यादा है। अगर आप लोग रिटेन नहीं कर रहे हैं, मींस घर जाके नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मेरी क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगली क्लासेस से मैं आपको ज्यादा हिट करूंगी, मेरे को जवाब आने लग जाएंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगी। इससे एक बात मेरे को समझ आई कि इसमें गड़बड़ क्या हो गई। हम केसीएल, अब ध्यान रखना सभी लोग, हम केसीएल जो डाल रहे थे, हमें पता था जी हम 10 ग्राम डाल रहे हैं या 5 ग्राम या जितने भी, हमें पता था हम 0.1 मोलर डाल रहे हैं। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक, हम 1 मोलर केसीएल डाल रहे थे और हम वो ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अंदर जाके वाटर के साथ ये 1 मोलर टूट गया, टोटली अलग हो गया। नहीं, वोट डालने जो एक इंसान डाल रहा था वो एक नहीं था, अंदर जाके वो 2 में कन्वर्ट हो गया। बाहर आपकी गिनती थी 1 गया और अंदर जाके वो 2 में कन्वर्ट हो गया। तो जो काउंटिंग का हिसाब लगा रहा था उसकी तो गड़बड़ हो गई सारा हिसाब। तो ये केसीएल जो आप सोच रहे थे, आपने 0.1 मोलल डाला, अंदर जाके ये 0.1 और 0.1 डबल हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन जस्ट डबल हो गई, गिनती डबल हो गई। अब जब गिनती डबल हो गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, एक पार्टिकल का मास देती है आपको। आप सोच रहे थे एक पार्टिकल ये है, अगले ने मास किसका दिया, इन दोनों का आधा करके दे दिया। भाई हम तो इन दोनों को एक एक गिनती, पोटेशियम का मास आप सोचो भाई 40 है और क्लोरीन का है 35.5, उसका एवरेज देगा ये। उसको क्या पता, रिगार्डलेस ऑफ साइज, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आपने देखा। तो उसने तो सिर्फ गिना, ये मास एक का नहीं था जो तुम सोच रहे थे, ये तो 2 का था। तुम क्या सोच रहे थे, 74.5। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने क्या रीड किया, 74.5 मास वाले 2 पार्टिकल आए, एक पार्टिकल का मास कितना होगा, लो जी 37.25। चलिए, अब इस तरह से मेरे को यह पता चल गया कि 1 मोल जिसको मैं सोच रही थी वो एक्चुअली में 2 बन गया, तो मोलर मास आधा आएगा। होपफुली नोट हो गया होगा इतनी देर में। और अगर CaCl2 का मास में 111 सोच रही थी, उससे डिसोसिएट होके कितने बन रहे हैं, 3, तो अपने आप ही 37 आना ही था। यानी अगर मेरे को वो सोल्यूट डालने से पहले ही पता हो अगर कि इसने टूटना ही जाके है, तो मैं पहले ही अपने फॉर्मूले में मैनेज कर लूंगी कि जो आंसर आएगा वो तिहाई आएगा, जो आंसर आएगा वो आधा आएगा। डिसोसिएशन हो रहा है, मुझे पहले ही पता है जो आंसर आने वाला है। आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते, आप यूज करते ये वाली, इसके अंदर सी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास सब एडजस्टेड है। अगर मुझे पता है इसके अंदर मोलर मास जो आने वाला है वो पहले ही डिसाइडेड है, वो 1/3 आएगा, तो मैं अपने फॉर्मूले में शुरू में इंटू 3 ना डाल दूं कि अपने आप जो है नीचे वाला 3 कट जाएगा, या 37 जो आंसर आएगा इंटू 3 होके मेरा आ जाएगा। तो ये बड़ी ऐसी मिस्टेक थी जो करेक्टेबल थी। तो आई कैन नॉट कॉल इट रॉन्ग मोलर मास, आई विल कॉल इट एबनॉर्मल मोलर मास। कुछ अजीबोगरीब एबनॉर्मलिटी आई, जो किस केस में मिली, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में, डिसोसिएशन में। तो क्योंकि मैं बीच में 1 मिनट का गैप डाल के गई, मैं ये उम्मीद करती हूँ सभी लोग नोट तो कर ही चुके हैं। दूसरा केस, दूसरा केस मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड। ये तो कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हुआ कुछ कर। तो ये तो कोई एसिटिक एसिड की बात करूं, ये तो कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जो इसके कुछ टुकड़े हो जाएंगे। बट अब थोड़ा सा आंखें और खोलनी शुरू करना आप लोग, और वो क्या, सॉल्वेंट अब के वाटर नहीं है, बेंजीन है। बहुत हो गया वाटर वाटर। अगर एसिटिक एसिड को मैंने डाला बेंजीन में,
वाटर में डालती तो एसिटिक एसिड का H पक्का टूटना था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस अलग होना था, एसिडेट आयन अलग होने थे, फिर डिसोसिएशन वाला केस बनता नहीं। मैंने डाला एसिटिक एसिड को किस में? बेंजीन में। जैसे ही मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला, व्हाट हैपेंड? बेंजीन और एसिटिक एसिड डिसॉल्व जो हुए एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आमने सामने आके एक डाइमर बना लेते हैं, और डाइमर बनने की वजह क्या है? उनके बीच लगने वाला एक बहुत अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का एक का O और दूसरे का H, सिमिलरली इसका H और इसका O, इन्होंने इस तरह से जुड़ गए, दे बिहेव्ड एज अ कपल। दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बिहेव्ड एज अ कपल, और इसको मैं कहूंगी डाइमर। अब आप सोच के देखो, नोट करना छोड़ो, एक मिनट सोच के देखो एक बार, इसका मोलर मास कितना आना चाहिए था? मैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में यूरिया यूरिया देती रही, एसिटिक एसिड नहीं दे पाई, मुझे पता है वहां गलत आना है आंसर। इसका मोलर मास कितना आया? 60 ऑन पेपर। जब मैंने लैब में निकालने की कोशिश करी, सेम सब कुछ वही लोअरिंग और वगैरह वगैरह करके, इसका मोलर मास एक्चुअली में निकल के एक्सपेरिमेंटल आया 120। आना ही था, क्योंकि जो दो तुम जिसको तुम एक सोच रहे थे, वो एक तो था ही नहीं, वो तो आधा था। अगर तुम ये सोच रहे थे तुमने दो एसिटिक एसिड डाले, नहीं, अंदर जाके वो डाइमर बना के दे बिहेव्ड एज वन, तो उसने तो एक का दे दिया। ये दो तो मेरे को पता चल ही रहा है ऑलरेडी। अगर मैं पहले से ही जानती हूं एसोसिएशन होना है, डाइमर बनना है, जो मोलर मास आएगा वो दुगना आएगा, तो मेरे फॉर्मूले के अंदर मैं हाफ से पहले ही ना मल्टीप्लाई कर दूं। यानी मेरे को बड़ी अजीबोगरीब एबनॉर्मलिटीज मिल रही है, या मोलर मास एक्सपेक्टेड से आधा आ रहा है या दुगना आ रहा है, या मोलर मास एक्सपेक्टेड से 1/3 आ रहा है, और अगर ट्राइमर बन गया तो 3 गुना, टेट्रामर बन गया तो 5 गुना, पेंटामर बन गया तो, सॉरी, टेट्रामर बना 4 गुना, पेंटामर बना तो 5 गुना, एंड सो ऑन। यानी जब जब तुम एसोसिएशन वाली प्रॉब्लम रिसीव करोगे तो तुमको मोलर मास ज्यादा आ जाएगा, जब जब तुम इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन रिसीव करोगे तब तब मोलर मास कम आ जाएगा। नोट करिए एसोसिएशन वाले को, जिसको मैंने, नहीं, मैं कह रही हूं मैंने डाला 1 मोल, बहुत सिंपल लेते हैं, 1 मोलर डाला, यहां जाके इसने आधा मोलर नहीं बिहेव किया, ये कहा मैंने। भाई अगर तुम यहाँ पर 2 मोलर डाल रहे थे और तुम तो ऑन पेपर फॉर्मूला में जीन के अंदर डालने का, अंदर जाके देखो तो सही, वो 2 मोलर बिहेव भी कर रहा है। अंदर उन्होंने डाइमर बना लिया बेंजीन से डर के, बेंजीन से हेट्रेड में ये आपस में डाइमर बना गए जो अकेले में बना नहीं रहे थे। तो बेंजीन के चक्कर में हुआ ये हुआ, पिछले केसेस में वाटर के चक्कर में हुआ। तो यहां पर तो ये तुम 2 मोलर डाल रहे थे और ये अंदर तो बैठ गया 1 मोलर। यानी इन शॉर्ट, जिसको मैं एक मॉलिक्यूल समझ रही थी वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो तो आधा ही था। एक मॉलिक्यूल तो उसके दो ने मिलके बना लिया। इसको नोट करिए, संभालिए, फिर आगे। हाँ जी, एसोसिएशन क्लियर हो गया सबके साथ, और डिसोसिएशन क्लियर हो गया। यानी अगर, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मासेस, आएगा वो भी अभी, एंड वेयर डू वी फाइंड इट। एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या है वो भी डिफाइन करेंगे हम, लेकिन कहां कहां मिलते हैं? एक तो तब जब डिसोसिएशन है, एक एग्जांपल देंगे। दूसरा तब जब एसोसिएशन है। तीसरा नोट करिए, मैं बता नहीं रही, नोट करिए तीसरा कब। एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन सिर्फ बेंजीन में है या किसी भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में एसिटिक एसिड डू नॉट डाइमराइजेस, वहां तो वो थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। ये सब कुछ मैं अगली क्लास में लेके जाऊंगी। आज पास तीसरी कंडीशन आपने देखा, आज मैंने बोला था डाइल्यूट वर्ड। तीसरी कंडीशन मेरे पास क्या है? अगर सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, इफ सोल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, आपके मासेस पक्का गलत आएंगे। 100 बात की एक बात अब मुझे पता चल रही है, राउल्ट्स लॉ जो पहले दिन ही मेरे को पढ़ा दिया गया, सुनना बच्चों एक बार। राउल्ट्स लॉ में आपने देखा डेविएशन आई, गलती आई, राइट? राउल्ट्स लॉ के दम पे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बनाए बैठे हैं, उसके दम पे हम बनाए बैठे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और कहीं ना कहीं शायद ऑस्मोटिक प्रेशर भी प्रेशर है, वहीं से कुछ निकला हो। जब आपका राउल्ट्स लॉ ही फॉल्टी था तो चारों से मोलर मास तो गलत आना ही आना था।
राउल्ट्स लॉ भी तो फॉल्टी ही था, तो मोलर मास ही तो गलत आ रहे हैं आपके, तो आपकी इक्वेशन में कुछ गलती थी। राउल्ट्स की भी गलती क्या थी, वो प्योर के प्रेशर जो अलग बर्तन में है उससे एक अलग बर्तन में जो सॉल्वेंट का नया प्रेशर है वो निकालने लगा, जो दो अलग अलग थे। सेम गोज हियर, कि तुम सॉल्यूशन के बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसके बिहेवियर से डिसाइड कर रहे हो, अंदर जाके वो कैसे बिहेव करेगा। व्हाट इज दिस, बोथ ऑफ देम मिस्ड सिंगल पॉइंट। व्हाट हैपेंड आफ्टर मिक्सिंग, दे फॉरगॉट टू कंसिडर। मिक्सिंग के बाद डिसोसिएशन हो सकता है, भूल गए, सोचा ही नहीं। मिक्सिंग के बाद एसोसिएशन हो सकता है, सोचा नहीं। लेकिन इतना गलत नहीं है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा इंटरेस्टिंग है जिसको कि आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो इस एनामोली को, इस एबनॉर्मेलिटी को नाम देना और इस एबनॉर्मेलिटी को करेक्ट करने का काम किसने किया, साइंटिस्ट वेंट हॉफ ने। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, कि वो फैक्टर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने देखा एक जगह आप मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक जगह मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो उसने कहा फिर क्यों इतने अच्छे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खराब कर रहे हो, इतना तगड़ा रिसर्च है, आप अननोन सोल्यूट तो अभी भी निकाल पाओगे, पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड की केयर कर लो। तो वही करेंगे अब हम, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब जो अगली डीपीपी आज आपको मिली है उसमें सेम क्वेश्चन है जो आपको डीपीपी 5 भी मिले, बस यूरिया की जगह मैंने अब कौन कर दिया, एसिटिक एसिड। शुगर की जगह मैंने क्या कर दिया, NaCl, KCl। अब सेम सब कुछ सेम, वही Kf, वही मोलालिटी, वही Kb, वही रिलेटिव लोवरिंग, एवरीथिंग सेम। इसीलिए 20 की जगह सीधे 10 कर दिए क्वेश्चन, कि अब आपको सिर्फ वो फैक्टर ढूंढना है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब मेरे को वो केस देने थे जिसमें मोलर मास गलत आ सकता है, आने के चांस है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने ये, आई होप ये मेरे को दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है कि हमें डबल मोलर मास क्यों मिल रहा है। हम पहले ही सोच रहे हैं इस केस में, सपोज एसिटिक एसिड में हमें पता है हमें मोलर मास डबल मिलना है, क्यों मिलना है वो आपको पता चल गया। तो अगर मैं एसिटिक एसिड के ऊपर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं चारों में से, पहले ही उसके अंदर हाफ का तैयारी रख लू ना, मुझे पता है मोलर मास इसमें डबल आना है। तो पहले ही मैंने अगर रिलेटिव लोवरिंग चूज किया तो मैंने हाफ लगा दिया, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर यूज किया तो मैंने हाफ लगा दिया। तो मैं पहले ही यही तैयारी रखूंगी कि मैं एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सेम केसीएल की अगर मैं बात करूं, दिस, अब यहां पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। यहां मेरे को पहले ही पता है दो टुकड़े हो रहे हैं तो मास आधा आएगा, जिस चीज के दो टुकड़े हो रहे हैं एक टुकड़े का मास तो वो आधा ही देगा। तो पहले ही मैं रिलेटिव लोवरिंग यूज करते हुए क्या कर दूंगी, 2। बस कोई मेरे को बता दे कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 के 3। कोई मेरे को बता दे डाइमर बन रहा है कि ट्राइमर, आगे आई विल टेक केयर। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो करेक्टेड चारों फॉर्मूलाज मैं आपको दूं, बस अब मेरे को एक फैक्टर ही तो लाना है। वेंट ऑफ ने कहा मेरा नाम दे दो वेंट ऑफ फैक्टर, जिससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे वो तुम्हें ढूंढना है, उसी के ऊपर अब क्लास है कि वैल्यू क्या होगी, आधी के 2, 1/3 के 3, 4 की 1/4, जो मेरे पूछने से पहले ही आप दे पाओगे क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, इतना जुगाड़ सबने ढूंढ लिया होगा कैसे दे रही हूं मैं वैल्यू, तो उसी जुगाड़ पे अब डिपेंड करेंगे। सो हो गया और नोट, तो आगे चलूं अगर कोई नोट कर रहा है तो। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है, ओके। यानी अब वेंट ऑफ कहते हैं कि भाई मेरा फैक्टर, मेरे नाम का एक फैक्टर लो जिसके बारे में आपको भी सब कुछ पता है, जो पिछली स्लाइड पे था उसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है वो आसान है। आपको अगली स्लाइड पे मैंने वेंट ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू पूछनी है करेक्टेड, बस जहां हाफ और 3, 1/3 या 2 और 3, अच्छा ठीक है, जहां जो भी कुछ है आपने अभी देखा मैंने पिछली स्लाइड पे क्या किया, तो मैं आपको जो पिछली स्लाइड तक चला उस पे कनेक्ट करूंगी, करेक्टेड फॉर्मूलाज लाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे को वेंट ऑफ के बारे में पढ़ना है, जिसका अभी आपको लगेगा कोई खास लेना देना नहीं है, फालतू की बकवास कर दी है। इससे बेटर तो वही था जो पहले बता रहे थे, लेकिन जब और न्यूमेरिकल्स आएंगे, वेंट ऑफ से डिटेल आएगा, तब आपको ये चाहिए होगा, तब मैं दोबारा वेंट ऑफ नहीं लूंगी। अब वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब ये भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है, जो आप लैब में जाके निकाल के आए, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो नहीं दिया होगा। अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं, यूं पढ़ के तो सारे बता देंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी होती है, लेकिन क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिखा होता एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। उसमें क्या लिखा होगा, सुनना ध्यान से, इतने मोलल हमने ये चीज डाली, इसमें डाली, और इसका रिलेटिव, इसका बॉइलिंग पॉइंट इज दिस, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज दिस, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो हमेशा लैब की वैल्यू है। तभी मैंने स्पेसिफिकली लिखा है गिवन इन लैब और इन क्वेश्चन।
लैब की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है वो होगी वो वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोलर मास। तभी मैंने कहा मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूं उस पॉइंट से। अब तक आप ले रहे थे मोलर मास 120 आया कि 60। मैं बिल्कुल उस पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर रही हूं क्योंकि पूछा इस तरीके से जाता है क्वेश्चन। तो लैब में उसकी वैल्यू कितनी आई और ऑन पेपर कितनी आई। ऑन पेपर आप मेरे को डेल्टा टीएफ निकाल के कितना दोगे, ये आरएचएस। आप तो ऑन पेपर यही भी टीएफ दे दो, अब मेरे को केएफ दे दो, मोलालिटी दे ही रखी है मैंने, पट पुट करके दे दिया आपको और आंसर आ गया। लेकिन लैब में कितना आया कुछ और, दोनों बराबर नहीं आए, यही तो समस्या। तभी तो मोलर मास मैच नहीं किया एक्चुअल से। तो जो क्वेश्चन में रिलेटिव लोवरिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग या ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है वो है लैब वाली। जहां मैच कर गई तो पिछली डीपीपी, कोई था ही नहीं प्रॉब्लम, मोलर मास भी मैच कर गया। जहां मैच नहीं किया समस्या तो वहीं आनी है एब्नॉर्मल मोलर मासेस की, और अब तो मैच नहीं करेगा। तो यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, तो उसको मैं डिवाइड कर दूं कैलकुलेटेड। एक्सपेरिमेंटल क्या है मेरे पास, डेल्टा टीएफ। कैलकुलेटेड क्या है, वो हमेशा एक नंबर आएगा। अगर 1.9 आया तो अप्रॉक्स 2 कर देंगे, राइट। तो यानी 2 लाना चाहिए था। सो कहने का मतलब ये कि वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय दिस। अब मैं क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लोड लूं, केएफ उसमें सेम, सॉल्वेंट का मास उसमें सेम, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ही में ही तो सारा चेंज आया। और नंबर ऑफ मोल्स में भी क्या चेंज आया, असली गड़बड़ कहां आई, मोलर मास में। तो सीधा मैं मोलर मास पे ही आ जाती हूँ ना। आपको पता है थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ऊपर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी तो यूं भी लिख सकती हूं मैं इसको, ऊपर एक्सपेरिमेंटल था नीचे कैलकुलेटेड था। मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उल्टा कर दूं, कैलकुलेटेड जो आप लोग पहले से जानते हो। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या था बच्चों, कैलकुलेटेड 60, और मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या आ गया 120। यानी एक करेक्शन फैक्टर आपको चाहिए था जिसकी वैल्यू थी 1/2। और थोड़ी देर पहले आपने बिल्कुल एग्री किया है कि उसमें आप, यहीं पे एग्री किया है हमने ऐसा ही कुछ, कि इसमें आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। एसिटिक एसिड में हुई ना ये बात कि आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो हर जगह वही बात है कि कैसे पता लगे किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसके लिए बताया गया। हाफ से मल्टीप्लाई करने को कह रही हूं मैं एसिटिक एसिड से बाय सम थ्योरेटिकल लॉजिक विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेंट ऑफ भी तो आके यही कह रहा है कि आपका थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए था 60, आया कितना 120, कर दो डिवाइड, हाफ जो भी आया उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा फैक्टर आ गया हर केस में। यानी वेंट ऑफ फैक्टर, अच्छा नीचे निकाल ही रखा है मैंने इस तरह से, वेंट ऑफ फैक्टर इज दैट करेक्शन फैक्टर जो आपको डालना पड़ेगा। ऐसे ही बेरियम सल्फेट में वो भी आप लोग कर ही चुके हैं, NaCl में जो था वही बेरियम सल्फेट में था। मैंने बेरियम सल्फेट का एग्जाम्पल क्यों लिया, ये आप कनेक्ट कर लोगे थोड़ी देर में। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इसका एक बेरियम तोड़ देते, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, सल्फेट एक आयन है। NaCl में मौका नहीं मिला मुझे, KCl में मौका नहीं मिला, तो बेरियम सल्फेट में कोई फैक्टर पूछ ले तो अब मेरे को पहले ही पता है फैक्टर कितना आएगा, 2 टुकड़े हो रहे हैं। मुझे टुकड़ा पता है तो मेरे को सच में इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है 2 टुकड़े हो रहे हैं तो मास जो है एक्सपेक्टेड से आधा आएगा, मास आधा आएगा, उसको पूरा करने के लिए 2 से ही तो इंटू करना है। मेरे को पता है इसकी जरूरत ही नहीं थी मेरे को, बट किताब है, फॉर्मूला है, तो क्वेश्चंस हैं तो मेरे को देना पड़ेगा। आप कहोगे वेंटॉक की डेफिनेशन ही नहीं कराई मैम आपने, ये हमेशा वरना मैं लास्ट में लेके आती, जरूरत ही नहीं है इसकी। बट एनसीईआरटी ने छाप दी और आपसे पूछ लिया तो आपको ये न लगे हमें ये तरीके से तो पढ़ाया नहीं गया। न्यूमेरिकल में सच में इसकी कुछ जरूरत नहीं पड़नी, आप अपने जुगाड़ से ही कर लोगे। अच्छा 2 टुकड़े हो रहे हैं तो इससे कर दो, 3 हो रहे हैं तो इससे कर दो। भाई जिसके 2 टुकड़े हो रहे हैं उसके मोलर मास को तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके 5 हो रहे हैं उसको किससे करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक पहले अगर समझ आ जाए बाद में फॉर्मूला आए तो बेटर रहता है। तो इस तरह से मुझे अब समरी चाहिए पूरी, वेंट ऑफ फैक्टर को क्लोज करना है। तो वेंट ऑफ फैक्टर की पहले तो आप इतनी डेफिनेशन नोट करिए, क्योंकि ये बोर्ड में आ गया, असर्शन रीजन नीट जेई में आ गया तो मैं नुकसान नहीं कर सकती। पहले इतने को नोट करिए, समझिए, फिर यानी अब सबसे ज्यादा जो काम आएगा, सबसे ज्यादा
अगर कहीं पर दो चीजें जुड़ रही हैं, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, तो वेंट ऑफ फैक्टर, करेक्शन फैक्टर क्या होगा मेरा? आधा, 1/3, 1/4, सही मोलर मास पे आने के लिए। एक बार दोबारा सुन लो। मोलर मास डाइमर में कितना आ रहा था? 120। मुझे उससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था? 1/2 से। ट्राइमर बनता तो किससे? 1/3। पेंटामर बनता तो 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन में वो जो फैक्टर है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। 1/2, 1/3, 1/4 डिपेंड्स। और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1। जो आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 1 से बड़ा होगा, आई एम सॉरी, जो आ रहा है 1 से बड़े का मतलब क्या है बच्चों? जैसे भी हमने देखा 2 से मल्टीप्लाई किया। बेरियम सल्फेट में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता मेरे को? 2 से। राइट। NaCl में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2 से। अगर आइडियल सॉल्यूशन है, वेंट ऑफ फैक्टर 0 मत कर देना, वेंट ऑफ फैक्टर 1। काफी बच्चे करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर तो 0 ही होगा मैम। पर फिर भी अगर मैं पूछ लूं, बिल्कुल सही है, यूज ही क्यों करेंगे? अभी थोड़ी देर में बताऊंगी क्यों करने की आदत डालनी पड़ेगी, कि आपको क्वेश्चन देख के पता नहीं लगेगा ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है। आपको क्वेश्चन देख के ये नहीं पता लगेगा अब इसमें वेंट ऑफ लगाना है कि नहीं लगाना। जिस दिन बच्चे को ये पता लग जाए वो टीचर हो गया, कि इसमें वेंट ऑफ लगाना है कि नहीं लगाना। टू मेक दिस अ हैबिट, आज के बाद आप सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे। खबरदार जो आई के बिना लिखा, मार्क्स कटेंगे। चाहे आपको पहले से पता है यूरिया का केस है, इसमें कोई एसोसिएशन नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं, ऊपर से डाइल्यूट सोल्यूशन है, फिर भी अगर फॉर्मूला आपने आई के बिना लिखा, आपने सामने वाले को चांस दे दिया। आप चाहो तो मेरा नंबर काट सकते हो, नहीं चाहो तो मत काटो, मूड की बात है। तो चाहो तो नंबर काट सकते हो कि ऑप्शन के लिए आपको अब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के करेक्टेड फॉर्मूलाज यूज करने हैं। बस हर जगह एक आई आ गया। अब मैं अच्छे लॉजिकल थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे शिफ्ट होने वाली हूं, ये देखने के लिए कि किसने अभी तक पूरा क्लास को सुना और कौन डिस्टरबेंस में रहा। यानी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, चेक, उतनी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बड़ी होगी। हम्म। अच्छा चलो ये ठीक कर लो बच्चों। अब तो हम इससे ऊपर उठ गए। अब ये गलती तुम बड़े आराम से चेक कर लोगे, टेस्ट में भी हो तो अपने आप करेक्ट कर लेना उसको जी। ये नोट हो जाए तो मैं कुछ बात करूं। हायर द वेंट ऑफ फैक्टर, हायर इज द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात जितनी तो पढ़ने और सुनने में आसान लग रही है ना, उतनी ही गलतियां आप टेस्ट में इसी की करोगे। अब सुनना मेरी तरफ, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। एक सॉल्यूशन ऐसी है जिसका वेंट ऑफ फैक्टर है 2। एक सॉल्यूशन ऐसी है जिसका वेंट ऑफ फैक्टर है 1। 1 और 2 से ऊपर नहीं जा रही। किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? बाकी सब कुछ सेम है, सॉल्वेंट कितना क्या सब कुछ। सहज 2 वाले का। क्यों? सही आंसर। जिसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों? अगर लॉजिक से सपोर्ट ना कर पाओ तो मैं इसको तुक्के की कैटेगरी में रखूंगी। हम्म। बीच में एक लिंक खा गए, एग्रीड, बट अगर मैं चेक करने वाली हूं, आप एक लिंक खा गए, आई एम नॉट ओके। हम्म। ओके, वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे। कुछ प्रज्वल आप? नहीं, ओके बोलो। डेल्टा टीबी क्या है उसके लिए भी तो कुछ बोला होगा मैंने। शब्द क्या देती हूँ डेल्टा टीबी को? क्यों अनन्या, किसी को बतानी हो चीज तो मुश्किल टर्मिनोलॉजी लाओगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इतना अच्छा खासा टीबी, टीबी नॉट, और सामने वाला तो पहले यही सोचेगा तुमने वो सही बोला कि नहीं। वाई गोइंग कॉम्प्लिकेटेड वे, कि उधर आके वो ये हो जाएगा। मैं नहीं इंटरेस्टेड। आज की डेट में 5 सेकंड में कुछ नहीं आया तो हम बोर हो लेते हैं उससे। सो आप ये देखिए ना, जितनी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बड़ी होगी उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों सहज?
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसी में ही आपको एलिवेशन भी बोल रही हूँ, ज्यादा भी बोल रही हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वहीं यू किल्ड इट। एलिवेशन का मतलब क्या है? बढ़ना। तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ जाएगा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा। इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी अगर आप ये शब्द ना ला पाए। अगली बार पूछू तो इस तरह से ही जवाब देना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए ना, सरफेस पे ज्यादा आ गए वो। तुम सोच रहे थे एक NaCl आया ना, एक Na आया और एक Cl आया, तो उसने ज्यादा जगह घेर ली। ज्यादा जगह घेर ली, उसका वेपर प्रेशर लो हो गया। वेपर प्रेशर लो हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। अब ये खुद लिंक ढूंढने शुरू करो, मेरे से सेवा कम कराओ। जब तक तुम लोग खुद लिंक नहीं ढूंढने शुरू करोगे मजा नहीं आएगा तुमको। मेरे को तो बहुत आएगा कि मैं तो खुश होंगे, अरे वाह मैंने एक लिंक और ढूंढ लिया, मेरा हो गया। अब तुम लोगों को अपने लिए अचीवमेंट ये लानी है कि काइंडली मीट दीज डॉट्स, कोशिश करना। चलिए एक और क्वेश्चन। MgCl2 और NaCl, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, कीपिंग एवरी अदर थिंग सेम? MgCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, क्योंकि MgCl2 में आरव क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर 3, Mg एंड Cl2। तो इस तरह से अब आखिरी क्वेश्चन, जो अभी पहले दो तो तुम्हारा मोरल बूस्ट करना था कि तुम कर सकते हो। अब मुझे बताइएगा, अगेन आई एम चूजिंग टू सॉल्यूशन, one is urea and three solution. One is urea, second is glucose and third is NaCl. मुश्किल नहीं है। इन तीनों में किसका फ्रीजिंग पॉइंट इज लोएस्ट ना हाईएस्ट? किसका फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट? मैं लिख देती हूँ तीनों चीज, यूरिया, ग्लूकोज एंड NaCl। किसका फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट? सोच के दो। यूरिया, ग्लूकोज नहीं? क्यों? कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम, दोनों की मोलालिटी सेम है। तो मैं कह रही हूं दोनों की मोलालिटी सेम है बेटा। मोलर मास का क्या करना, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल सेम है। बार बार मैं कह रही हूँ कीपिंग अदर थिंग्स सेम। अबे आ रही हूँ। NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा? NaCl का वेंटो फैक्टर 2, ग्लूकोज का वेंटो फैक्टर 1, यूरिया का वेंटो फैक्टर 1। मैं वेट कर रही थी, कोई तो कहेगा यूरिया और ग्लूकोज का तो सेम ही रहेगा। सेहत पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि यूरिया का छोटा है और ग्लूकोज का बड़ा है, डिपेंड कर रहा है मोलालिटी पे। और मैंने कहा मोलालिटी दोनों की सेम है, दोनों का वेंटो फैक्टर 1 है, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए यूरिया या ग्लूकोज है, बराबर डाल रखा है मैंने, तो बराबर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा। लेकिन NaCl में फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेस होगा, यहां पर 2 आ जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर की जगह। 2 का मतलब ज्यादा डिप्रेस हो गया। बस यहां ये इंग्लिश हमें मार गई, डिप्रेस का मतलब घटना होता है। केमिस्ट्री नहीं मारी हमको, वेंट ऑफ फैक्टर तो 2 सारी क्लास ने लगा लिया होगा, लेकिन हमें यहां ये इंग्लिश मार गई, डिप्रेशन का मतलब गिरना होता है। और मैंने पूछ लिया सबसे ऊपर कौन सा, जो ज्यादा गिरा वो थोड़े ही सबसे ऊपर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का गिर गया, वो NaCl का नहीं गिरा, वो वाटर का गिरा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई होप आप सबको पता है, ग्राफ में सॉल्वेंट ही आता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट NaCl में ज्यादा गिर गया, किसमें नहीं गिरा? यूरिया और ग्लूकोज दोनों में। हाईएस्ट का आंसर आना चाहिए था यूरिया एज वेल एज ग्लूकोज। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मैं नीट का बताऊं, 4 ऑप्शन, चारों में यही बात दे रखी। ये 3 सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में दे दिया यही 3, यूरिया, ग्लूकोज, NaCl। आज अभी 1-2 दिन से नीट के पेपर कोई पढ़ रहे हैं तो वही क्वेश्चन घूम रहे हैं, मतलब पास्ट ईयर्स उसी के देख रहे हैं। सो उसमें आपको दे दिया ये तीनों सॉल्यूशन इक्वल मोलारिटी की, मतलब मोलारिटी की तो टेंशन ही नहीं दे रहे आपको, बेटा नहीं आता कोई बात नहीं, तुम यही कर लो। और उसमें पहला ऑप्शन दे दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन दे दिया फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, तीसरा ऑप्शन दे दिया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, चौथा वेपर प्रेशर का। हम तो गए, हाय हाय बहुत लंबा क्वेश्चन था क्या इसके अंदर? सिर्फ एक बात याद रखना, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, ज्यादा एलिवेट तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डिप्रेशन का मतलब होता है घटना, ज्यादा डिप्रेशन मतलब गिर गया फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट का कौन सा होगा, लोवेस्ट का कौन सा होगा? ऑस्मोटिक विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो सारी बातें अगर वेंट ऑफ फैक्टर आ गया तो आपसे ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो कैन वी ट्राई सम मोर? चलिए पहले तो ट्रायल ये, मेरे को वेंट ऑफ फैक्टर निकलवाओ इनके।
ये भी एक क्वेश्चन है जो आ जाता है, किस्मत अच्छी हो तो। बोर्ड में तो पक्का आता है, जेई नीट का पता नहीं, बोर्ड में तो 8 या 9 नंबर का चैप्टर है, 1 मार्कर में एक तो मिलता ही है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर बताओ। अभी हम उसमें गलती करेंगे। Al2SO4 होल थ्राइस का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? एवरीवन 5? तो ये और 3 ये करेक्ट, ये मेरे को कराना है, राइट? ये आपके लिए नया है। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का वेट नहीं कर सकती, मेरे काफी क्वेश्चन छूट जाएंगे सॉल्यूशंस के। तो जिस भी कंपाउंड में आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट मिले, उसका आपने सीधा साधा एक ही मतलब कंसिडर करना है, और वो क्या? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो कभी डिसोसिएट नहीं होता, वो खुद पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। तो हमेशा इसको गिनेंगे 1 और बाहर कितने? 4। तो इसको क्या गिनेंगे अगेन? वेंटा फैक्टर क्या हुआ? 5। FeCl3 का मोहर सॉल्ट का पूछ लेंगे। मैंने अगेन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आएगा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, मैं उसका वेट नहीं कर सकती। ये एक डबल सॉल्ट है, मुझे बताइए इसमें वेंटा फैक्टर कितना? नंबर से मतलब है, कौन से कितने से मतलब नहीं है। 2 सल्फेट हैं कि 1 आयरन है कि क्या है? तो 2 तो अमोनियम, ये भी कैटायंस हैं, 1 सल्फेट 3, 1 आयरन 4 और 1 और सल्फेट 5। यूरिया है सर, यूरिया की जगह फॉर्मूला दे दिया बस। मेरे को आज ये रियलाइज हो रहा था जब मैं ये कर रही थी, मैं यूरिया यूरिया करे जा रही हूँ। मेरी क्लास वालों को यूरिया का फॉर्मूला भी पता है, तो मुझे लगा आज इसी बहाने चेक कर लेते हैं, 2 1 कुछ तो आएगा। ये यूरिया है बच्चों, ना इसमें एसोसिएशन होता है ना इसमें डिसोसिएशन होता है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है। क्लियर इतना? आगे ये क्या है? सुक्रोज, वेंट ऑफ फैक्टर। ये वाला अगर आपको बताया ना जाए तो आप खुद नहीं कर सकते। थोड़े टाइम बाद आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे तो कैलोमल इलेक्ट्रोड आएगी, उसके अंदर आएगा ये कंपाउंड। अगेन आई कैन नॉट वेट, तो वहां हम पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है, क्या है, क्या होता है, आदत पड़ जाएगी। अभी आदत नहीं है, इसीलिए मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका नाम ही मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरिक नहीं। अस मतलब स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है मर्क्यूरस क्लोराइड। देख के लगता है वेंटो फैक्टर होना चाहिए 4, लेकिन जब आप इसके स्ट्रक्चर और इसके जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं, बॉन्डिंग मेथड से कई बार बहुत अलग निकलता है, 2 मरकरी एक साथ जुड़े हुए हैं इसके अंदर, तो वो आप मिस कर जाते हैं। तो Hg2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, और ये एक अकेला आयन होता है। 2 Hg अलग अलग +1 नहीं, मर्क्यूरस में ऐसा नहीं होता, जैसे परऑक्साइड में होता है, 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए और उनकी आपस में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो सेम इसका वेंट ऑफ फैक्टर तो आप कर लोगे कितना? 3। चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप देख चुके हैं सल्फेट में। सो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 3। H2SO4 मिथिलेश, अर्जुन, H2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर 1। क्यों? ये डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में जाके। 1 तो उन्हीं का होता है जैसे यूरिया सुक्रोज, जो ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो। 3 क्या क्या डिसोसिएट होके क्या क्या टुकड़े बनेंगे? कितने हाइड्रोजन? 2। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 3। 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट। हम सब जानते हैं डाई बेसिक एसिड है। तो कहीं ये ना सोचो कि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, आदत पड़ी हुई है कि पोटेशियम आयरन सोडियम ये नाम आ रहे हैं मेटल्स में, बट ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका वेंट ऑफ फैक्टर भी अगर 100% टूटा तो कितना होगा? 3। पीएस ये 9th और 10th का बता दो। 10th का कितना? 3। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पता है जो ब्रैकेट लगा के दे दिया। अब अगर मैं इस ऊपर वाले में ब्रैकेट हटा दूं, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आप पढ़ोगे तो फिर तो आपको ब्रैकेट का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा, तो भी आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। 2 मेटल एक साथ हैं, पक्का कॉम्प्लेक्स है मामला, ठीक है? जो पहले लिखा है, अब ये जुगाड़ आपने देखना है, क्योंकि मैं सारा वो चैप्टर तो अभी ला नहीं सकती, तब तो आएगा जो आएगा। अब इसमें भी अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो आपको पता होना चाहिए। इसका वेट कर रही थी मैं, माधव, वेंट ऑफ फैक्टर 5. 5। वाटर इज नॉट अ मॉलिक्यूल टू बी कंसिडर्ड, रीजन बीइंग सॉल्वेंट वाटर में ही आप डाल रहे हो सोल्यूट को, ये तो सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएगा।
तो इसे मत गिनिएगा। ये देने का पर्पज ही ये था, कोई तो 2H2O भी गिन लेगा और 5 देगा मेरे को। बट जनरली 99% सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर ही है। और वाटर के अंदर जाके ये वाटर सॉल्वेंट का हिस्सा हो जाएगा, ये थोड़ी सोल्यूट का हिस्सा होगा। इसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा 3। एक बेरियम, 2 क्लोरीन। तो पहला सवाल तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर प्रिडिक्ट करना आए। लेकिन आपने ये जो टेबल बनाया, ये जो लिस्ट बनाई, इसमें एक बात जो शायद अगली क्लास तक समझ आएगी, अगर बोल रखा हो एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन या वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसा दिया हो, तभी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर अभी आगे और करने वाली हूं कि व्हाट इफ नॉट डाइल्यूट, व्हाट इफ नॉट 100%, वो मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। बट ये लिस्ट आ गई सबके पास। अगर यहाँ पे आपने 100% डिसोसिएशन नहीं लिखा, हम खत्म, गलत। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले ढूंढना पड़ता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लिखा है एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन या एज्यूम 100% डिसोसिएशन। आप सिर्फ तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अब वो एसिटिक एसिड का मैंने इसलिए नहीं लिखा कि उस टेबल में लिखने के लिए मेरे पास एक अकेला एसिटिक एसिड था, डाइमर बनाता है, तो उसका क्या ही बनवाऊं मैं, वो आपको वैसे ही क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। ट्राइमर और टेट्रामर के केस नहीं है मेरे पास। अब 100% आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन को मैंने क्या बोल दिया? आयोनाइजेशन। 100% आयोनाइजेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट, जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। अब क्या मतलब है इस बात का? ये आपकी एनसीईआरटी से उठा के लाई हूं मैं, 3-4 का दे रखा है, 2 साल पहले का जेई का क्वेश्चन है, जिसपे आके बच्चे लड़े हैं कि ये गलत है, इसका एडिट भरे हम। तब मैंने उनको कहा ये गलत नहीं है, एनसीईआरटी के एक टेबल को खोलो, वहां दिखा हुआ है, मतलब लिखा है, आप नहीं मिस, मतलब आप लोग देखते नहीं है, मिस करते हैं। वो क्या है? उस साल से मैंने फिर क्लास में टेबल बनाना शुरू कर दिया कि हम नहीं पढ़ते एनसीईआरटी, कि मैंने लिया NaCl वेरी डाइल्यूट या लिखा हो 100% आयोनाइजेशन, आप वेंट ऑफ फैक्टर सिर्फ तभी 2 प्रिडिक्ट करोगे। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नहीं, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था इसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को लेके। ये तो 2 ही होगी, लेस देन 2 तो हो ही नहीं सकती। लेस देन 2 तो 1 ही होती है मैम, वो तो कैसे हो सकती है? ये भी मेरे को जस्टिफिकेशन सुनने को मिला। ओ भाई क्वेश्चन तो पढ़ो तुम। क्वेश्चन क्या था? NaCl, और एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था 2 साल पहले, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रही। और तब बच्चे बोलते बड़ा डीप आता है पेपर, एनसीईआरटी का एक टेबल लेके ऊपर की हेडिंग नीचे का आइटैलिक्स में लिखा पढ़ना पड़ता है। यस, कि उसमें दे रखा था 0.001 मोलल NaCl सॉल्यूशन एंड 0.01 मोलल NaCl सॉल्यूशन, वेंट ऑफ फैक्टर किसका बड़ा? ले, NaCl, ये तो दोनों का सेम है, NaCl ही तो है, वेंट ऑफ फैक्टर आपने तो 2 लिखवा रखा है। हमारे आधे क्वेश्चन इससे हुए सॉल्व। भाई अब कंसंट्रेशन देखते चलो, अगर कंसंट्रेशन बढ़ती गई, दिख रहा है मोलैलिटी 0.001 से कहां गई? 0.01, उससे कहां गई? 0.1। मोलैलिटी बदलती गई तो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन घटता गया। सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट ही नहीं हुए, कुछ एसोसिएट होके वापस आ गए। तुम 100 के 200 नहीं सोच सकते कि 100 NaCl लिए थे, टूट के 200 NaCl हो गए होंगे ना। आप इतनी डाइल्यूट सॉल्यूशन ली ही नहीं आपने कि सारा डिसोसिएट हो। 100 में से सिर्फ 80 टूट के गए उधर, बाकी 20 पीछे ही रह गए। तो तुम 200 नहीं मान रहे हो, 160 बने वहां पर। 100 टूटते तो 200 बनते, लेकिन 100 में से सिर्फ 80 टूट के गए, तो उधर कितने पहुंचे? 160। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? 200, मिले कितने? 160। तो कहेगा वेंट ऑफ फैक्टर 2, फिर तो वेंट ऑफ फैक्टर कम हो गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर 2 से छोटा होते होते कहां पहुंच गया? तो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 2 होगा? नो, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। और अगर एनसीईआरटी देखो तो 4 और सॉल्ट है नीचे, मैंने सिर्फ NaCl लिख दिया कि इसके बाद भी तुम नहीं देखते तो तुम्हारी गलती है। हो गया बच्चों? अच्छा, ये वाला वैसे तुमसे पूछ चुकी हूँ, बट स्टिल एक ट्राई और कर लो, क्योंकि भरा पड़ा है नीट और जेई इन क्वेश्चन से। मतलब हम तो न्यूमेरिकल सोचते हैं, वो न्यूमेरिकल टाइप में आ जाते हैं ना, न्यूमेरिकल अलग से जेई में, और नीट में 2 क्वेश्चन तो आने ही इस चैप्टर से, ये काफी आ रही है ये तो, मतलब लेट इट बी, करो एक बार। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? मेरे ख्याल इसका, वेंट ऑफ फैक्टर 4 है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होगा, एलिवेशन भी सबसे ज्यादा इसमें होना है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट
इसका होगा, क्योंकि इसमें आई सबसे छोटा है, डिप्रेशन सबसे कम हुआ, तो सबसे ज्यादा इसी का रह गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन में मैं मान रही हूं कि जल्दबाजी में हुई गलती तो हुई, अदरवाइज आप बच्चों से नहीं होगी। चलिए, आपको जो डीपीपी दी है उसका सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन लेती हूं मैं, जिससे ये पता लग जाए हमें इसे न्यूमेरिकल में यूज कैसे करना है। चेक, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, मतलब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, क्वेश्चन आप सबके पास है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन, मोलालिटी मेरे पास है 0.1 ऑलरेडी, किसकी? एसिटिक एसिड की। अब एसिटिक एसिड आना शुरू हो गया, पिछली डीपीपी तक हम नहीं दे पा रहे थे आपको। इन बेंजीन, ये बेंजीन वाली बात याद रखनी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन बेंजीन इज, यानी मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 0.256। What conclusion can you draw about molecular state of acetic acid in benzene? आप एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूलर स्टेट के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हो इस पे? आपको उसमें 3 ही कमेंट एक्सपेक्टेड हैं। solute is associated form in, solute is in associated form, solute is in dissociated form, और solute is unaffected। आपको इन तीनों में से एक कमेंट करना है विद प्रूफ। तो मैं अब इसका प्रूफ कैसे निकालूं? यानी कि इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका, आप वेंटो फैक्टर निकालो। अगर तो वेंटो फैक्टर 1 आया तो सोल्यूशन इज आइडियल, सोल्यूट इज नीदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड। 1 से अगर बड़ा आया तो आप जानते हैं क्या होगा? डिसोसिएशन। 1 से छोटा आया तो आप जानते हैं एसोसिएशन। अब मेरे को वो कैसे निकालना है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ करेक्टेड फॉर्मूला दे रही हूं। मेरे को आई निकाल के दो, खत्म बात, आई से आ जाएगा। कुछ नहीं, वो मेरे को वेंटॉफ के तरीके से नहीं जाना कि एक्सपेरिमेंटल बाय दिस और दैट, वो सिर्फ किताबी भाषा थी, मेरी मजबूरी होती है देनी। आपको उस स्लाइड की जरूरत ही नहीं जहां मैंने वेंटॉफ के इतने सारे फॉर्मूले लिखे थे। आप सीधे मेरे को आई की वैल्यू दो, आई एम वेटिंग। मेरे को वेंटॉफ फैक्टर एग्जैक्ट दो, हाफ आ रहा है एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट हाफ आ रहा है इसके अंदर तो मतलब है 100% एसोसिएशन। आप किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट हाफ अपनी अकल से नहीं लिखोगे। पहला क्वेश्चन था, मिल गया, नहीं तो मेरी अगली क्लास के सारे क्वेश्चन अभी खत्म हो गए। तो इट मींस अगर अब मेरे को इसके अंदर जो कमेंट करना है, मान लीजिए बोर्ड का क्वेश्चन है, आपने एग्जैक्ट निकाला हाफ, सिंस आई इज इक्वल्स टू हाफ, आप क्या देते हो? इट सजेस्ट सोल्यूट इज इन एसोसिएटेड फॉर्म। कुछ और दोगे इसके साथ? 100% एसोसिएशन। ये 100 में से 1 या 2 बच्चे देंगे सिर्फ। उस बात की सब्जेक्टिव में आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस को, कि अगर आपका आई एग्जैक्टली हाफ आया, 0.5 आया, तो आप एसोसिएशन मत लिखिए, आप 100% एसोसिएशन लिखिए बिंदास। अगर वो सही आया तो, मतलब अगर आपने एग्जैक्ट जो दिया करेक्ट दिया, इस बात की बहुत वैल्यू होगी इसमें, क्योंकि आपको दिख रहा है भाई एनसीईआरटी ने टेबल बना के दिया है, 100% एसोसिएशन होती है तो क्या वैल्यू होती है, और 100% डिसोसिएशन होती है तो क्या वैल्यू होती है। इतना कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं, वो आप लोग मेरे को बताइए। एज वेंट ऑफ फैक्टर आई इज दिस, स्मॉलर देन 1 है, ये भी बता लेंगे आप। इट सजेस्ट, इसमें क्या था? एसिटिक एसिड था। इट सजेस्ट acetic acid is in associated form। आ रही हूं, उस पे भी आ रही हूं, associated form, that too 100%। हाईलाइट करो इस बात को कि मेरे को पता है 100%, आपको नहीं पता होगा बट मुझे पता है। आप ये 100% ये फोन अंदर रख दो बच्चों। अब तक आप जो ये 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखते आ रहे थे, व्हाट इफ 100% ना हो तो क्या सिचुएशन होती है? हैव अ लुक। ये मैंने आपके लिए लिया एसिटिक एसिड इन वाटर। वी ऑल नो इट इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत थोड़ा, 4 या 5% डिसोसिएट होता है। चलो मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन लूं, खूब बढ़ाती जाऊं तो और भी डिसोसिएट होगा। तो अब जब मुझे पता है समथिंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कंप्लीट डिसोसिएशन का तो चांस नहीं है। जहां कंप्लीट डिसोसिएशन का चांस नहीं है वहां रिवर्स मारता ही मारता है, इक्विलिब्रियम आता ही आता है। तो इससे कितना बनेगा? CH3 COO नेगेटिव और H+। इससे सिर्फ एक बात मुझे पता चलती है, जहां 100% डिसोसिएशन नहीं है वहां ये, या जहां ये है वहां 100% तो टूटा नहीं है। इनिशियली
अगर मैंने लिया था यहां पर 1, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम वहीं जाने वाले हैं। तो 1 लू मैं, n लू मैं, चलेगा, कुछ भी चलेगा, यहां पर 1 भी लेती हूं तो भी चलो। 1 में से कितना जाएगा आपको पता है, 1 में से हमेशा जो जाता है उसी को कहते हैं अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसी। एक का कितना हिस्सा गया, तो 1 में से जाएगा अल्फा, लेकिन आपको पता है 1 मोलल थोड़ी कोई ले रहे हैं, क्या पता कितने मोलल ले रहे हैं, सी ले लें उसको मैं यहां पर, तो इसको सी, सी और सी। वेंट ऑफ फैक्टर सारा किस बात पे डिपेंड करता था, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, यानी कि वाटर में डालने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने पार्टिकल्स है, गिनती, टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बड़ा है, छोटा है, रिगार्डलेस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल आ जाएंगे मेरे पास। एनीवेज, पहले आपको ये पता होना चाहिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या फर्क था, क्या मतलब था। अब मुझे पता है मेरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो बदलने ही वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब उतने तो नहीं रहेंगे, तो वेंट ऑफ फैक्टर की जहां पर आप लोग डेफिनेशंस लिख रहे थे, एक बार उस पेज पे पहुंचिए जहां पर मैंने आई की 2-3 लिखवाई है ना, जहां पर मैंने किधर ये 2 लिखवाई है डेफिनेशंस, ऐसे ही अब मैं आपको तीसरी डेफिनेशन लिखवा रही हूं, वो लिखिएगा आप। मैं यही लिख दूं, आप अपने उसी पेज पे लिखें, अलग से लिखें, कहीं भी लिखें, या चलो जहां चल रहा है वहीं कर लेते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर की एक और फॉर्म्युलेशन कह लीजिए, जो भी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल, शुरुआत में कितने लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर लेफ्ट टोटल, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो अब मेरे को बता दो यहां क्या लिखूं ऊपर वाले के हिसाब से, टोटल कितने, खोल लीजिए उसको, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, तो क्या आ जाएगा, सी 1 प्लस अल्फा बोल दो सीधे, नीचे क्या आना चाहिए, इनिशियल, इनिशियल कितना लेके चल रही थी, इनिशियल 1 तो नहीं था यार, अगर सी लिया होता तो, मैंने ये बात करी थी यहां पे, अगर सी लिया होता तो कटना था ये, यानी सिंपल डिसोसिएशन का केस लिया मैंने, जिसमें 2 आयंस बन रहे थे, मेरे पास वेंट ऑफ फैक्टर का सीधा रिलेशन डिग्री के साथ आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ इतना। जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था वेंट ऑफ 0.5 पे मत रोकना, किस लिए कहा था, अब आप सोच के देखो, वेंट ऑफ अगर 0.526 था और आपसे कोई अल्फा पूछे, तो आप इसको अल्फा निकालने में गड़बड़ कर जाओगे। अगर आपसे कोई अल्फा पूछे, 1 में से ही तो सब्ट्रैक्ट होना है, 1 में से 0.5 का आप तो 0.5 दे देते, लेकिन असली तो यहां मेरे पास आएंगी चीजें। खैर, इसको सिर्फ मेरे को अभी इतना आइडिया देना था कि वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ इस एसोसिएशन को रिलेट करना अभी मेरा पेंडिंग है,